नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ खबरों के साथ। केंद्र सरकार ने बुधवार सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने ये एक्शन यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए कड़ा खतरा है। बता दें कि जांच एजेंसियों ने 2 राउंड में ताबड़तोड़ छापे मारे हैं और 356 गिरफ्तारी हुई है। एनआईए, ईडी और राज्य की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, तो वहीं 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी में 250 पीएफआई से जुड़े लोगों के गिरफ्तार किया गया और साथ ही हिरासत में भी लिया गया। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, इसके बाद ही ये कार्रवाई की गई। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि पीएफआई ने किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया। ये 8 संगठन है। सबसे पहले आपको बता देते हैं रिहेप इंडियन फाउंडेशन RIF, दूसरा है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, तीसरा है ऑल इंडिया ईमान काउंसिल AIIC। एक 4th संगठन पे जिस पे बैन लगा है वो है NCHRO नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। आपको बता देते हैं 8 संगठनों पर बैन लगा है। नेशनल विमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, रिहेब फाउंडेशन, ये 8 संगठन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि जिन जिन पर यहां पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपको बता देते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर बैन लगने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। कांग्रेस सांसद और समाजवादी पार्टी ने भी यहां पर पलटवार किया है। उसके बाद कांग्रेस सांसद ने सुरेश ने एक विवादित बयान दिया। सुरेश ने मांग की कि पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी बैन लगाया जाए। साथ ही सुरेश ने यह भी कहा कि संघ भी पूरे देश में हिंदू सांप्रदायिक फैलाने का काम कर रही है जो पीएफआई की तरह ही है, इसलिए इस पर भी बैन करो। और साथ ही कांग्रेस ही नहीं बल्कि यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी भड़क गए हैं। बर्क ने कहा कि पीएफआई पर बैन को मुसलमानों से जोड़ दिया है। बर्क ने आगे ये भी कहा कि पीएफआई मुसलमानों के हित की बात करती है, उनकी हितैषी है, इसी वजह से उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। बर्क यही नहीं रुके, उन्होंने पीएफआई को गैर कानूनी संगठन की जगह राजनीतिक दल भी बता दिया। बर्क ने कहा कि सरकार को तो मौका चाहिए ऐसे संगठन पर बैन लगाया जाने के लिए। ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है और आपको बता देते हैं कि ये बड़ी कार्रवाई इसीलिए की गई है क्योंकि जांच के दौरान कई सारे पुख्ता सबूत पीएफआई के खिलाफ मिले हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है और बैन लगाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये बैन, आपको बता देते हैं पीएफआई पर बैन किन कारणों से लगाए। 7 पॉइंट से समझे हैं। 7 पॉइंट में आपको बताते हैं कि आखिरकार ये गिरफ्तारी क्यों हुई है। बैन लगाने का बेस आरोप, केंद्र सरकार यूएपीए के तहत पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा रही है। ये कदम एजेंसियों की जांच के बाद उठाया जा रहा है। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए ये बैन लगाया गया है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मेरठ से मनोहर चौहान, लखनऊ से शुभम पांडे जुड़े हैं, तो साथ ही हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं यश भारती और बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप भटनागर। तो सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी मनोहर चौहान से, जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है और पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब बैन लगा दिया गया, आगे क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इंडिया जिस तरीके से देश भर में सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हुए, तो खास तौर से उन प्रदर्शनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई, ये दो नाम ऐसे निकल कर आए जिन्होंने लोगों को उग्र किया, लोगों का ब्रेन वॉश किया और इस सीए एनआरसी के खिलाफ लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ तक भी आरोप है कि हथियार भी मुहैया कराए और भड़काऊ सामग्री भी बांटी। हालांकि इस दौरान भी करीब 24 गिरफ्तारियां वेस्ट यूपी से की गई थी जब कोरोना था उससे पहले, लेकिन कोरोना आ गया, उसके बाद ये तमाम चीजें ठंडे बस्ते में चली गई। अब कोरोना जो कि जा चुका है, तो ऐसे में भारत सरकार ने एक बार फिर इस पे पूरे प्रकरण पर एटीएस, एनआईए और एसटीएफ सहित ईडी को लगाया। करीब 250 गिरफ्तारियां पूरे 7-8 राज्यों से की गई हैं, क्योंकि तमाम राज्यों में कई रोज से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, मॉनिटरिंग की जा रही थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी 4-5 लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की गई। आरोप निकल कर आए कि मनोहर, मैं आपसे पूछना सोशल मीडिया के माध्यम से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार किए गए लोगों से जो पूछताछ की उसमें क्या कुछ निकल कर सामने हुआ है, क्या चीजें बरामद हुई है उन लोगों के पास से? देखिए, मेरठ से कोई खास गिरफ्तारी नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास मुजफ्फरनगर, शामली और बुलंदशहर, इन जगहों से गिरफ्तारियां थी और 4 गिरफ्तार किए गए थे, जिनको खरखोदा थाने में ले जाया गया, वहां पूछताछ की गई और उनकी पूछताछ के बाद ये मालूम हुआ उनके पास से कुछ मोबाइल फोन और अन्य चीजें बरामद हुई, कुछ भड़काऊ सामग्री थी जो कि पुस्तकें कहीं बताई जा रही है। और उन पूछताछ में ये भी सामने आया कि यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश करना और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ जोड़ने जैसी साजिश थी और कई जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उनमें भी इस तरह के जो नाम थे वो आए। 4 लोगों को जेल भेज दिया गया मेरठ से ही। उसके बाद से यहाँ 2 गिरफ्तारियां कल की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों के पास कुछ खास नहीं मिला। जी मनोहर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं लखनऊ का रुख करना चाहूंगी, शुभम वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, क्या कुछ अपडेट है, क्या कितने लोगों की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है और क्या कुछ उन लोगों के पास से बरामद हुआ है? यहाँ बिल्कुल आपको पता है, लगातार जो है पीएफआई के जो ठिकाने हैं वहाँ पर लगातार छापेमारी की जा रही है, लगातार जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। कह सकते हैं कि लखनऊ में कल जो है 6 गिरफ्तारियां की गई थी और लखनऊ ग्रामीण से 6 गिरफ्तारियां की गई थी। उसी में एक सरकारी टीचर जो थे उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको जो है हिरासत में लेकर के यूपी एटीएस ने जो है देर रात उठाया था। उसके बाद उनसे कई सारे दस्तावेज जो है खंगाले थे और कह सकते हैं लैपटॉप वगैरह जो पुराने मोबाइल थे वो भी जो है जो टीम आई थी उनको जो एजेंसियां काम कर रही थी वो सारे अपने साथ लेके गई थी और सारे जो एविडेंस है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा किए जा रहे हैं। और लखनऊ में आज फिर जो है सूत्रों के अनुसार मिल रही खबर कि 2 लोगों को और आज जो है यूपी एटीएस ने उठाया है। लगातार कहीं ना कहीं जो पीएफआई के ठिकाने हैं वहां पर कार्रवाई की जाए। लगातार रेहान की अगर बात करते हैं, लखनऊ से जो रेहान कल गिरफ्तार हुआ था उसके पास कुछ दस्तावेज पाए गए हैं और कुछ वीडियो जो है आपत्तिजनक पाए गए हैं, जिसके बाद लगातार जो यूपी एटीएस की टीम है लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार जो कह रहे हैं कि छापेमारी की जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और उससे पूछताछ में अहम जो जानकारियां हैं वो भी जुटाई जा रही हैं कि आखिरकार उसके साथ में कितने लोग जुड़े हुए थे। लगातार जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे जो है कितने लोगों के साथ जो मिल रहे हैं और कौन कौन इसमें शामिल है। लगातार कहा जा सकता है कि एक पीएफआई के ऊपर लगातार जो छापेमारी है वो देखी जा रही है। लगातार पूरे देश में छापेमारी है वो की गई है। उसी को देखते हुए जो केंद्र सरकार की तरफ से पीएफआई को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया, 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया। उसी के बाद लगातार जो कई राज्यों की सरकार जो है वो भी जो है बैन लगाने के फेवर में थी। लगातार जो है बैन लगाने के लिए कह रही थी। कैसा कहा जा सकता है कि बड़ा एक्शन जो है केंद्र सरकार से लेकर के यूपी एटीएस जो लगातार करती हुई दिखाई दे रही। लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। लगातार जो लोग हैं जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं उनको जो है उनके जो ठिकाने हैं उनको पता लगा करके लगातार जो जांच एजेंसियां वो कार्रवाई कर रही हैं।
आप से आगे बात करेंगे। अभी मैं बीजेपी की तरफ रुख करना चाहूंगी। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आप इस फैसले को किस रूप में देखते हैं? देश हित जो भी सरकार करती है, देश की जनता और अपनी प्रजा के लिए उसके उत्साहित और उन चीजों को बचाने के लिए करते हैं जहां देश में अराजकता ना फैले, शांति बनाए रखें हर चीज को लेकर, चाहे वो कोई भी संस्थान हो या कोई भी एक्टिव कार्य हो, उस पर बाकायदा सरकार की नजर रहती है। देखिए, आप पीएफआई की बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा था कि अभी मैं आपके वक्तव्य में कहा जाता है, मेरठ से जो बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ पकड़े गए और उनको पूछताछ करके छोड़ दिया गया। अभी तो पूछताछ के लिए जो प्रतिक्रिया चल रही है, अभी देखिए ना, बड़े बड़े नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रिया आ रही है, मीडिया अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, मीडिया दिखा रहा है, सब कुछ स्वच्छ और क्लियर दिखा रहा है, मगर कुछ लोग जो चाहते हैं नेतागण की इसको खुल के दिखाया जाए, जी क्यों पकड़े गए, किस लिए पकड़े गए, हर चीज का समय होता है। जी प्रदीप जी, नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमारे साथ भी समाजवादी पार्टी के समर्थक यश भारतीय जुड़े हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। यश जी, आप इस पूरे फैसले को किस रूप से देखते हैं? हेलो। हाँ जी यश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच पा रही है। आप ये जो पीएफआई पर बैन लगाए 5 साल के लिए, इसे किस रूप में देखते हैं? आपकी पार्टी की तरफ से बयान भी सामने आया है। देश विरोधी कोई भी ताकत हो, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हम उस प्रतिबंध के लिए किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि देश में अगर अपने हक अधिकार की अगर कोई भी संस्था बात करती है या कोई भी व्यक्ति बात करता है, तो क्या हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे? क्या हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे या उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे? केवल इसीलिए कि उसकी विचारधारा हमसे मिलती नहीं है, हमारी हम उसकी विचारधारा से सहमत नहीं है, क्या इसीलिए केवल प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? तो ये देखने वाली बात है। और अगर कोई देश विरोधी संस्था है तो केवल उस पर 5 वर्ष का प्रतिबंध क्यों, आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? अगर पुख्ता विचारधारा की बात नहीं है, यहाँ पर आतंकी की बात है, आतंकी संगठन का खुलासा और पीएम मोदी को टारगेट करने की बात की जा रही थी, ना कि विचारधारा की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अगर आप ये बात कह रही हैं कि उसके पास पीएम मोदी जी को टारगेट किया गया था, आतंकवादी घटना थी, तो क्या 5 वर्ष का प्रतिबंध लगने से वो घटनाएं खत्म हो जाएंगी, वो व्यक्ति ठीक हो जाएंगे जिन लोगों ने ये योजना बनाई है? आजीवन प्रतिबंध लगाई है ऐसे लोगों पे अगर उनके पास पुख्ता सबूत है, लेकिन क्योंकि इनके पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे, अभी तो यह सबूत जुटाए गए हैं ना, 5 साल के लिए लगाए गए, सबूत जुटाएंगे तो आगे कार्रवाई की जाएगी। देखो, जब सबूत है तभी तो प्रतिबंध लगाने की बात हुई ना। यानी ये कार्रवाई से खुद ही दिखता है, जो सरकार निर्णय ले रही है उसी निर्णय से लगता है कि सरकार के पास सबूत नहीं है, केवल चीजों को बड़ा करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अन्य लोगों के छापामार कार्रवाई होती है, इनकम टैक्स या आय से अधिक संपत्तियों के मामलों में जो कार्रवाई लगातार हो रही है विरोधी नेताओं के यहाँ पे, उसको जोर शोर से तो दिखाया जाता है, लेकिन उनका पकड़ा क्या जाता है ये नहीं बताया जाता, क्योंकि लोगों के पास पकड़ा नहीं जा रहा, केवल दिखावे की कार्रवाई चल रही है। और इस चीज को भी हम वैसे ही देखते हैं, दिखावे की कार्रवाई है, केवल जनता को भ्रमित करने के लिए हिंदू मुसलमान आपस में धार्मिक जाति के आधार पर लड़ाना, लोगों को बरगलाना, ताकि महंगाई का विषय ना रहे। जी, आपका जो सवाल है कि 5 साल के लिए ही क्यों लगाया गया है, हम इसमें जवाब बीजेपी से चाहेंगे। प्रदीप भटनागर जी, कहा जा रहा है कि सिर्फ 5 साल के लिए ही क्यों, क्योंकि सरकार के पास सबूत नहीं है, क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे साथ एक पार्टी के जिम्मेदार नेता बैठे हैं और अपनी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, और ये जिम्मेदारी से ना बोलते हुए जिस तरह ये बचकाना दिखा रहे हैं बोलते हुए, ये नहीं बोलना चाहिए। क्या आपने नहीं देखा ट्रकों से भर के पैसे जाते हुए? क्या कहाँ देखा आपने, बताइए? अरे कहाँ देखा आपने ट्रक से जाते हुए? किसने पकड़ा ट्रक से ले जाते हुए पैसे को? यही तो झूठ परोसने वाली बात है कि आपकी सरकार और आपकी पार्टी केवल झूठ परोसती है, आप सच का सामना नहीं कर सकते। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आपने देखा है ट्रक से पैसे जाते हुए, तो 5 साल का प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं ऐसी संस्था पे जो नगद ट्रक में लेकर के घूम रही है? कहाँ गया वो काले धन को रोकने वाले, नोटबंदी वाले कानून कार्रवाई का काम? कैसे ट्रक में पैसा लेकर के मूवमेंट हो गया? कौन से बैंक से निकला ये पैसा जो इकट्ठा हो गया? कौन दोषी है? क्या केवल पीएफआई के लोग दोषी है उसमें? हो गया आपका, मैं बोलूं? नहीं, मेरा नहीं हो गया। आप बरगलाने वाली बातें क्यों कर रही हैं? आपके पास खुद के पास जानकारी नहीं है। आपको नहीं पता कन्नौज में क्या हुआ था, कलकत्ता में क्या हुआ, आपको नहीं पता क्या मैं आपको अलग बताऊंगा आपको? क्या आप 1 लाख करोड़ से ऊपर का जो इनकम टैक्स ने पैसा इकट्ठा करा है, कि वो ऐसी हवा में आ गया क्या? आपको भी समझाना पड़ेगा जिम्मेदार नेता के नाते। कन्नौज में किनके यहाँ पैसा इकट्ठा मिला? ईडी ने छापे, किनके यहाँ से पैसा मिला? वो तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग थे जो इस का व्यापार करते थे, जिनके यहाँ से पैसा मिला।
एक एक करके यश जी जवाब ले लेते हैं। पहले प्रदीप भटनागर जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप पूछेगा। प्रदीप जी बोलिए। वही तो बात मेरी हुई बात, ये इस बात पे स्पष्टीकरण देना, 5 साल का प्रतिबंध क्यों, आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं लगा ऐसे संगठन का, अगर इनके पास सबूत है तो जवाब दें इस बात का। हाँ प्रदीप जी जवाब दीजिए इस बात का, 5 साल तक ही प्रतिबंध क्यों? क्या 5 साल के बाद देश विरोधी घटनाएं खत्म हो जाएंगी? प्रदीप जी प्रदीप जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं लखनऊ का रुख करना चाहूंगी। शुभम पांडे हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। शुभम, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, प्रदीप जी हमारे साथ आ गए हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिए, जिस तरीके से यश भारती ने कहा है कि 5 साल के लिए ही क्यों, क्या 5 साल के बाद देश विरोधी घटनाएं खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता रहा हूँ कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि देश के ऐसे नेताओं के साथ बैठना पड़ता है और वक्तव्य बात करनी पड़ती है, बड़ी शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी होती है तो सरकार से सवाल कीजिए। सर बीच में ना बोले सर प्लीज। नहीं तो आप क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको शर्मिंदगी होती है तो सरकार से आपके पास जवाब नहीं है, क्यों आजीवन प्रतिबंध नहीं लग रहा है? अगर आपके पास सबूत है तो आप देखिए, मैं इस तरह डिबेट नहीं करता। आपको अगर सुनने की क्षमता नहीं है तो मैं चुप बैठ जाऊंगा, अगर आपको ज्यादा बोलना है तो या तो सुन लीजिए। आपको सुनने की क्षमता हो तो शर्मिंदगी हो रही है। संयम बनाकर रखिए यश जी, संयम बनाकर रखिए। अगर आपने सवाल किया है तो सवाल का जवाब तो सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य तो होना ही चाहिए ना। आपने सुन लीजिए, आपने देश विरोधी हो गए, सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल देश विरोधी है, बिल्कुल यश जी जवाब सुन तो लीजिए। सवाल किया है तो जवाब तो सुन लीजिए, इतना संयम बनाकर रखिए। जैसे जवाब पूरा होगा आपको पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का। यहाँ प्रदीप जी बताइए। वर्क जी जो उनके सांसद वर्क जी हैं, जो पीएफआई का सपोर्ट कर रहे हैं कि मुस्लिमों को इसके बहाने गला घोटा जा रहा है। अरे पीएफआई पे बैन अगर लगाए, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ सम्मिलित थे वो? क्या आपको स्पेशल बताना पड़ेगा? आपको टीवी पे देखते हैं, डिबेट पे रोज बैठते हैं। क्या ये क्या जो जितने दुनिया की मीडिया और हमारे देश की मीडिया जो पीएफआई के विषय में बता रही है, जो हमारी एजेंसियां पीएफआई के विषय में बता रही, कहाँ कहाँ वो सम्मिलित थे, उनको लेके इतने लोग क्यों पकड़े गए भाई? जांच चल रही है तो सबर कर लीजिए ना। और सुन लीजिए, और एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, किसी आदमी पे प्रतिबंध नहीं लगाया है। सुन लीजिए, पहले पूरा कर लो फिर बोलिएगा। जो किसी आदमी पे प्रतिबंध नहीं लगाया है, ये पीएफआई पे प्रतिबंध लगाया है। किसी आदमी की आजादी नहीं छीनी गई है। पहली चीज, ये जो जहां सम्मिलित थे ना पीएफआई, ये उन चीजों को, उन लोगों को पकड़ा गया है जिन लोगों ने दंगा भड़काने का काम करा, जिन्होंने ज्ञान वापी में पत्थरबाजी का सीए में, और जिन्होंने और चीजों में जो फ्रंट है, जो अपनी सेना बनाने में लगे केरला के अंदर, ये उनके लिए क्या है। तो मेरा तो निवेदन यही है साथी नेता से कि कम से कम आप टीवी में उनके माध्यम से आप पढ़ लें और आप बोलते हुए अच्छे लगेंगे, आप सपोर्ट करिए, बिल्कुल आपका काम है। आप सपोर्ट उनको लोगों को करते हैं, क्योंकि आप तो आतंकवादी को जमानत देने पे भी लगे हुए थे, और आप तो उन गैंग के आदमी हो जो कि आधी रात को पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, आतंकवादी को फांसी ना हो। तो आपकी सोच और क्षमता सबको पता है। कारण यही है कि आपको सत्ता से विहीन जनता ने क्यों करा है, और कांग्रेस ने भी। मुझे बताने जरूरत नहीं है आपको, पर गलाने वाले ने कुछ नहीं है। आप पीएफआई पे आपको ही फंड आता है क्या? अखिलेश जी को फंड आता है पीएफआई से? जीवन प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे? पीएफआई से अखिलेश जी को भी आते हैं। आपके पास सबूत है तो बिल्कुल मांग करते हैं कि जो भी ना देश विरोधी ताकतें हैं उस पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। 5 साल का प्रतिबंध आपने अपने बचाव के लिए लगाया है, क्योंकि आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाएंगे, वहां आपको लताड़ खानी पड़ेगी जब आप कागज और सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। पर आप हमारे लिए बोल रहे हैं, तो विपक्षी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का दायित्व है कि सरकार जो गलत काम करे उसके विरोध में बात करे। आपकी तरह ये नहीं कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लोगों में ये करने के लिए अगर हम यश जी सुनिए, यश जी जैसे लोग कड़ी पा रहे थे, ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है। किसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष? अगर आप लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हम अपनी बात कैसे रखेंगे? बात कैसे होगी? दर्शक कैसे समझेंगे, कैसे सुनेंगे? आपको सुननी पड़ेगी ना। थोड़ा सा संयम बनाकर रखिए आप लोग। जिम्मेदारी है। यश जी आपसे मेरा सवाल है, आप मेरी बात सुनिए। जिस तरीके से आपने कहा कि आजीवन लगना चाहिए, आजीवन तो कहीं पर भी नहीं लगता। हम कहीं की भी बात कर लीजिए, अमेरिका की बात कर लीजिए, किसी और देश की बात कर लीजिए, अगर कोई ऐसी संगठन सामने आता है निकलकर, तो आजीवन नहीं लगता है, कुछ समय के लिए लगता है, फिर कार्रवाई की जाती है, फिर आगे का फैसला लिया जाता है। हम क्या विश्व स्तरीय व्यवस्था के हिसाब से अपने देश को चलाएंगे, या हम अपने देश को अपनी व्यवस्था के हिसाब से चलाएंगे? हर देश ने अपना कानून बनाया, अपनी व्यवस्था बनाई है।
हम कह रहे हैं कि अगर देश विरोधी कोई भी गतिविधि है, देश व्यवस्थाओं के हिसाब से ही चलता है, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कानून हर जगह जरूरी है, कानून के हिसाब से सारी चीजें चलती है। देश स्तर पे कैसे लगती है प्रतिबंध या देश स्तर पे कैसे प्रतिबंध लगते हैं आपको यही नहीं पता। कैसे सरकार चलाएंगे अखिलेश जी? लड़कपन अखिलेश जी में तो ऐसी आपने ऐसे अखिलेश जी टोपी निकाल के ले गए, आप भी वही बात कर रहे हो। देश की तो बात करते ही नहीं आप। मुझे पता है श्रीमान भारती जी, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है, आप मुझे मत बताइए। कहता रहा हूँ बहुत ज्यादा परेशान है अखिलेश जी। अखिलेश जी के मित्र का जो करोड़ों रुपए पकड़े गए वो अखिलेश जी परेशान है, उनके नेता प्रवक्ता खुजली उतारते हैं, नया काम कर रहे हैं आप। कहता रहा हूँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो अच्छी बात करते हैं ना, आप तो अच्छी बात करते हैं ना पीएफआई का सपोर्ट करके। आपके सांसद कहते हैं आपसे, अरे मेरे पास हर प्रश्न का जवाब है, आप पे हर मेरे पास आपके हर प्रश्न का जवाब है। आप 5 वर्ष की बात कर रहे हैं, अभी आपने कितनी बचकाना बात करी? सुनिए अरे सर ये सुनिए, आपने अभी बचकाना बात करी, आपने अभी आपने बचकाना बात करी कि हाँ के विश्व स्तर पर प्रतिबंध और देश स्तर प्रतिबंध। तो आपको यही नहीं पता कि विश्व स्तर का प्रतिबंध कैसा होता है और देश स्तर का प्रतिबंध कैसा होता है? फिर आपको यही नहीं पता। आप भी कहाँ, आप किसी उनको लाइए तो देखिए, पहली बार शब्दावली इस्तेमाल करते हैं सरकारी फाइलों में, उनको आप सांसद बनाते हैं, केंद्र में मंत्री बनाते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका राजनीतिक दल है। अरे हमने तो उनको भी एक्सेप्ट किया है जो टीवी में बैठे कहते हैं बच्चे की गलती कर देते हैं, हमने तो उन्हें भी एक्सेप्ट किया है। जवाब नहीं है ना आपके पास, आपने सीखा यही ना प्रज्ञा ठाकुर का, उसी प्रज्ञा ठाकुर का जिसको मोदी जी कहते हैं मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। प्रज्ञा ठाकुर क्या थी? क्या प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी थी? आतंकवादी थे, कांग्रेस षड्यंत्र रचा। फिर आप लोगों ने क्या करा? आपको पता आपने क्या करा? आपने सिमी को सपोर्ट करते थे आप लोग। अरे आप लोग सिमी पे सपोर्ट करते थे, पता आपको? अखिलेश यादव मुलायम सिंह सिमी को सपोर्ट करते थे और पकड़े नहीं देते थे। समझे मेरी बात को? जवाब आप पे बात नहीं है, जवाब 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 नहीं है, बोले जा रहे जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। खुद को कुछ बोलना आ नहीं रहा, कुछ को कुछ पता नहीं है विश्व स्तर का कैसे प्रतिबंध होता है, देश स्तर का प्रतिबंध कैसा होता है, आपको यही नहीं पता। तभी तो अभी तक जवाब नहीं देता, एंकर ने बोल दिया आपको पता होता, आपको नहीं पता। मुझे लगता है यश जी, प्रदीप जी, आपको एक एक करके बात रखनी चाहिए। ऐसे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। अगर एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो हम समझ पाएंगे। मैं आरोप लगा चुका हूं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, बदलाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए ये बात कहते हैं। और ये शर्मिंदा इनको होना चाहिए अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए। जवाब नहीं है, जवाब नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष आतंकवादियों राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठ करके रक्षा सौदे के लिए दलाली खाता हूँ, गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं, जवाब नहीं है, उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हो। ये इनका कार्य है, चरित्र, जिनका खुद कोई जवाब नहीं मुख्यमंत्री है। चोर हो, टोटी निकाल के ले जाता हो, जो टाइलें निकाल के ले जाता हो, सरकारी एसी निकाल के ले जाता हो, वो आके बैठे बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए आपने किसको बैठाया आपने, मुझे नहीं पता। यश जी और प्रदीप जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है बातचीत के दौरान थोड़ा सा संयम बनाकर रखना चाहिए। वहीं लखनऊ से मेरे सहयोगी शुभम पांडे और मनोहर चौहान भी जुड़े हुए थे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर बैन लगाया गया है, पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया गया है, उसके बाद राजनीति तेज हो गई है और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। शफीकुर रहमान का बयान भी सामने आया है, तो वहीं पर कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं। और कांग्रेस ने तो साफ कहा है कि अब पीएफआई पर बैन लगा है तो आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। आगे क्या कुछ होता है पूरे मामले में देखना बेहद ही खास होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।